अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू, रिसोर्सेज बेसिकली 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हैं नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से मिलते हैं। जैसे कि सबसे अगर सिंपल एग्जांपल लिया जाए तो जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, जो पानी पीते हैं, या फिर जो धूप है सूरज की, ये तमाम चीज़ें हमें नेचर से मिली हैं। तो ये हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको इंसानों ने बनाया है। अब जैसे कि कार है, बाइक है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये नेचर से हमें नहीं मिली है, हमने नेचर की चीज़ों का यूज़ करके खुद से बनाया है। अब तीसरा रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, कि इंसान खुद जो अपने आप में रिसोर्स हैं। तो बेसिकली रिसोर्सेज को हमने इस तरीके से 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। अब चलिए इन तीनों कैटेगरीज को एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हैं नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं यानी कि प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है, कि हमें प्रकृति से वो चीज़ें मिली हैं। दे आर यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अक्सर मॉडिफिकेशन यानी कि किसी तरह का बदलाव। अब जैसे कि जो पानी है हमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करना पड़ता उसे पीने के लिए। जो हवा है हम यूं ही सांस लेते हैं, हमें कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ज़्यादातर उनको हम यूज़ करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल एंड मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो नदियों में है, झीलों में है, इसके अलावा जो मिट्टी है, जो मिनरल्स हैं, ये तमाम चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दे आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये प्रकृति के गिफ्ट हैं हमारे लिए, कम से कम हम तो ऐसा ही सोचते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। कई केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जिससे कि हम नेचुरल रिसोर्स का सबसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि सूरज की जो धूप है, जो रोशनी है, उसका यूज़ अगर हम करना चाहें खाना पकाने के लिए, या फिर हम उस रोशनी का यूज़ करना चाहें कि अपने घर में बिजली बना सकें और उससे तमाम लाइट्स जला सकें, तो इसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, हमें बैटरी लगानी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें होंगी। तो कई केसेस में नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करने के लिए आपको टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद। अब अगला टॉपिक उठता है टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये कितने टाइप्स के हैं। अब जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और नेचुरल रिसोर्सेज अलग अलग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए जो सूरज की रोशनी है, ये सूरज की रोशनी करोड़ों सालों से अर्थ पे पड़ रही है और करोड़ों सालों तक यूं ही पड़ती रहेगी। तो जो सूरज की रोशनी है ये ख़त्म नहीं होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें कोयले को, तो कोयला भी एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ये ख़त्म हो सकता है। और इसी तरीके से अगर आप देखें जो पानी है ये एक नेचुरल रिसोर्स है, और पानी हर जगह पाया जाता है पूरी अर्थ में। और जबकि दूसरी तरफ आप देखिए पेट्रोलियम भी एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ये दुनिया में हर जगह नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग पैरामीटर्स के लिहाज से हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये नेचुरल रिसोर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये नेचुरल रिसोर्स ख़त्म हो सकते हैं, ये नेचुरल रिसोर्स हर जगह मिलते हैं, ये नेचुरल रिसोर्स बहुत कम जगह मिलते हैं। इस तरीके से ये बस पैरामीटर्स हैं कि अगर आप इस नज़र से देखो तो ये 2 तरह के हैं, अगर आप इस नज़र से देखो तो सारे रिसोर्सेज 2 तरह के हैं। इस तरीके से हमने नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग क्लासिफाई किया है। और अगर ये क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करें तो क्लासिफिकेशन बेसिकली 4 तरह से है। तो सबसे पहले क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन, अब ये डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं पैरामीटर्स। तो पहला है देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट में ये जो डेवलपमेंट है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है टेक्नोलॉजी के लिए।
जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए कई बार हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट यूज़ किया जा रहा है वर्ड, ये यूज़ किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिए, कि कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, उसको हम बना रहे हैं अभी। इसके अलावा जो उनका ओरिजिन है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज आए कहाँ से हैं, उनका जो स्टॉक है, स्टॉक यानी कि वो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, और इसके अलावा उनका डिस्ट्रीब्यूशन कि वो दुनिया में उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कि वो सब जगह हैं कि वो कम जगहें पाए जाते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। अब चलिए इन अलग अलग पैरामीटर्स को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखा जाए तो रिसोर्सेज कितने तरह के हैं। तो डेवलपमेंट के लिहाज से रिसोर्सेज हैं दो तरह के, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? On the basis of development and use, resources can be classified into actual resources and potential resources, जैसा कि हमने डिस्कस किया। अब actual resources are those resources which are in use presently। तो जिन resources का यूज़ करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी है, यानी कि वो resources हम अभी presently यूज़ कर रहे हैं, उनको कहते हैं एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि दरअसल, एक्चुअल का मतलब होता है दरअसल। तो एक्चुअल रिसोर्स यानी कि जिन रिसोर्सेज का यूज़ हम अभी प्रेजेंट टाइम्स में कर रहे हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर इन यूज़ प्रेजेंटली। ठीक है, अब जिन रिसोर्सेज का यूज़ हम कर रहे हैं फ़िलहाल, तो जाहिर सी बात है उन रिसोर्सेज की कितनी क्वांटिटी है, वो कितनी मात्रा में है, वो हमें पता है। तो देयर क्वांटिटी इज़ नोन, वो रिसोर्सेज कितनी मात्रा में है वो हमें पता है। अब जैसे कि कोल डिपॉजिट्स, जो कोयले हैं, कोयले की खदानें, हमें पता है कि कितना कोयला है और ये कितने सालों तक चल पाएगा, उस लिहाज से कि जितना हम अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा जो पेट्रोलियम वेल्स हैं वेस्ट एशिया में, जो डार्क सॉइल है डेक्कन प्लेट्यू की, ये सब तमाम रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज का यूज़ हम अभी प्रेजेंट टाइम्स में कर रहे हैं। तो ये तो हुई बात एक्चुअल रिसोर्सेज की। अब अगर बात करें पोटेंशियल रिसोर्सेज की, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ये है ऐसे रिसोर्सेज जिनको यूज़ करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है, वो टेक्नोलॉजी अभी बन ही रही है, और आगे आने वाले वक्त में जब टेक्नोलॉजी बन जाएगी तो फिर हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकेंगे। तो जो नाम में ही आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चीज़ की क्षमता, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर पोटेंशियल हो या फिर क्षमता हो आगे चल के रिसोर्स बनने की। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज विच आर नॉट बीइंग यूज्ड एज एट प्रेजेंट एंड कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में यूज़ नहीं किया जा रहा है, उनको यूज़ किया जाएगा फ्यूचर में। देयर एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन। अब जब हम बात करते हैं भविष्य की, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज़ हम भविष्य में कर पाएंगे, तो हमें पता ही नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी किस चीज़ का यूज़ कर पाएगी। तो जब हम भविष्य की बात कर रहे हैं तो हम उसकी क्वांटिटी भी नहीं बता सकते कि कौन सी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर जाएगी, उस टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा रिसोर्स चाहिए होगा, तो वो रिसोर्स कितना है हमारे पास। ठीक है, तो देयर एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन। अब द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस्ड इनफ टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज। तो जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में, जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, वो शायद इस लायक नहीं है कि हम उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। तो वो क्या है? पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि उन रिसोर्सेज में क्षमता है कि वो आगे चल के हमारे काम आ सकें। अब जैसे कि हाई स्पीड विंड्स वो पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago, बट टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स। अब जैसे
बहुत तेज़ी से चलती हुई जो हवाएं होती हैं, तो इन हवाओं का यूज़ कभी इंसानों ने इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए नहीं किया था। तो उन हवाओं का यूज़ जब नहीं हुआ था तो वो हवाएं क्या थी? पोटेंशियल रिसोर्स, यानी कि उन हवाओं में पोटेंशियल था कि इनका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। करीब करीब 200 साल पहले विंड मिल्स का जब इन्वेंशन हुआ तब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी आई कि हम हवा से बिजली बना सकते हैं। तो जब हम हवा से बिजली बनाने लग गए तो फिर वो जो हवा की एनर्जी है वो क्या बन गई? एक्चुअल रिसोर्स, यानी कि हम उसका यूज़ करने लग गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये जो रिलेशन है, जब हम किसी चीज़ का यूज़ करने लग जाते हैं तो वो एक्चुअल रिसोर्स बन जाता है और बाकी जो चीज़ें हैं वो हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि जो रिसोर्सेज हैं उनका ओरिजिन क्या है, वो आए कहाँ से हैं। और अगर इस नज़र से देखा जाए तो रिसोर्सेज हैं दो तरह के, बायोटिक एंड ए बायोटिक। अब अगर आप नाम में ही देखें तो बायो का मतलब होता है लाइफ, तो बायोटिक मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो कि लाइफ फॉर्म से आए हैं या कि ऐसी चीज़ों से आए हैं जिनमें कभी लाइफ थी। और जो ए बायोटिक मतलब बायो लिविंग एंड ए बायो यानी कि नॉन लिविंग, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से बने हैं। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और ए बायोटिक। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोटिक रिसोर्सेज। जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, ये क्या हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। अब इसके अलावा सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स आर ए बायोटिक। जो सॉइल है, जो पत्थर हैं, चट्टानें हैं और जो मिनरल्स हैं, ये सब क्या है? ए बायोटिक रिसोर्सेज, कि मिट्टी में, चट्टानों में लाइफ नहीं होती है। तो ये सारे रिसोर्सेज ए बायोटिक हैं। और जिनमें लाइफ होती है जैसे कि पेड़ पौधे और जानवर, ये क्या है? बायोटिक रिसोर्सेज। अब जो अगला पैरामीटर है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। स्टॉक का क्या मतलब होता है? स्टॉक का मतलब होता है किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी आपके पास है। ठीक है, कि हमारे पास स्टॉक फुल है यानी कि हमारे पास पूरी क्वांटिटी है, और अगर कहा जाएगा हमारे पास स्टॉक नहीं है तो यानी कि हमारे पास वो चीज़ नहीं है। तो ये मतलब होता है स्टॉक का। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और कौन से रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं। अब स्टॉक के बेसिस पे देखा जाए तो रिसोर्सेज होते हैं दो तरह के, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। अब सबसे पहले तो इस वर्ड में ही देखिए, न्यू का मतलब होता है नया एंड रीन्यू का मतलब किसी चीज़ का दोबारा से नया हो जाना। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ दोबारा से नई हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आपके पास बहुत क्वांटिटी में रहेगी। ठीक है, और दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल, कि वो चीज़ दोबारा से नई नहीं होगी। अब आप इस चीज़ को इस तरीके से अगर विजुअलाइज करना चाहें, मान लीजिए आपके पास एक चॉकलेट का बॉक्स है, उस चॉकलेट के बॉक्स से आप खूब सारी चॉकलेट्स निकाल लेते हैं और उस बॉक्स में चॉकलेट्स फिर से रीन्यू हो जाती हैं, दोबारा से उतनी ही आ जाती हैं। ऐसा कुछ जादू है। तो चॉकलेट्स की आपके पास कभी कमी नहीं होगी। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसा बॉक्स है जिनमें से आप चॉकलेट निकाल लेते हैं तो वो चॉकलेट्स वापस बहुत धीमे धीमे आएंगी, बहुत हल्के हल्के, कि आपके लिए ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो आप चॉकलेट्स निकाल लोगे तो उस बॉक्स में जल्दी फिर से चॉकलेट नहीं आ पाएंगी। तो इसे क्या कहेंगे? नॉन रिन्यूएबल, कि इनका स्टॉक जाहिर तौर पे कम ही रहेगा अगर इनसे कंपेयर किया जाए, कि खुद से चॉकलेट आ जा रही हैं तो आप निकालते जाओ, वो ख़त्म नहीं होने वाला। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज आर दोज विच गेट रीन्यूड क्विकली। जो रिसोर्सेज बहुत जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है, रिन्यूड क्विकली। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। अब जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जो कि झट से नए हो जाते हैं, अब जैसे सूरज की रोशनी है, आप सूरज की रोशनी कितना भी यूज़ कर लो वो कभी कम नहीं पड़ेगी, वो उतनी ही रोशनी करोड़ों सालों से आती रही है, आती रहेगी।
उसी तरीके से जो हवा है, हवा भी कभी पुरानी नहीं होती, हवा भी चलती रहती है, हमेशा आती जाती रहती है। तो जो सोलर एनर्जी है या फिर जो विंड एनर्जी है, ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ये दोबारा से नए हो जाते हैं और ये क्या हुआ है, अनलिमिटेड। इनकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी इनको यूज़ कर सकते हो, ये आपको उतना ही मिलेंगी जितना हमेशा से हैं। While other renewable sources like water and forest must be used with care। अब renewable sources यानी कि जो दोबारा से नए हो जाते हैं, तो renewable sources में पानी भी आता है, ठीक है, बारिश होती है, वो पानी जाता है समंदर में, समंदर से पानी इवेपोरेट होता है, बादल बनते हैं और वो बादल फिर से आके बरसते हैं, वाटर साइकिल है, ठीक है। तो पानी भी एक तरीके का रिन्यूएबल रिसोर्स है और जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल है, वो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है कि जंगल अगर आप काफ़ी हद तक काट दो तो फिर से वो जंगल दोबारा से बन जाएगा अगर आप प्रॉपर टाइम दो उसे, तो ये भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। लेकिन जो पानी है और जो फॉरेस्ट है, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये रिन्यू होते हैं लेकिन इनको रिन्यू होने में टाइम लगता है। अब जैसे अंडरग्राउंड लेवल है पानी का, जो अंडरग्राउंड वाटर है, ये रिन्यू होगा, जब जब बारिश होगी वो धरती पानी सोखेगी और अंडरग्राउंड वाटर और बढ़ेगा, वो रिन्यू होगा, लेकिन उसको टाइम लगता है। अगर आप पूरा पानी एक बार में ख़त्म कर दो, ज़मीन के नीचे का पूरा पानी, तो उसे रिन्यू होने में टाइम लगेगा, और जबकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि हाँ आप इतना इंतज़ार कर पाओ। तो इस वजह से जो पानी है और जो फॉरेस्ट हैं, ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, और इनका जो शॉर्टेज है, इनकी कमी की वजह से, और जो पानी जो ड्राई हो जा रहा है, नेचुरल वाटर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है पूरी दुनिया में कि जंगल कम हो रहे हैं और पानी कम हो रहा है। तो ये तो रही बात रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कि रिन्यूएबल दोबारा से नए हो जाते हैं। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, जैसे कि सूरज और जो हवाएं हैं, और कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि ख़त्म हो सकते हैं, उनका ध्यान देना चाहिए हमें, जैसे कि पानी और फॉरेस्ट। तो ये तो रही बात रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। और अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। नॉन रिन्यूएबल यानी कि वो दोबारा से नए नहीं होंगे, वो अगर ख़त्म हो गए तो उनको बहुत लंबा टाइम लगेगा दोबारा से आने में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है। वंस एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रीन्यूड। अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा से बनने में हज़ारों साल लग जाएंगे। अब इंसानों की ज़िंदगी तो बहुत छोटी होती है, तो अगर पेट्रोल और नेचुरल गैस, मतलब ये इसके एग्जाम्पल है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो अगर मान लीजिए पेट्रोल ख़त्म हो जाता है दुनिया से, तो पेट्रोल दोबारा से आ जाएगा, लेकिन उसे आने में हज़ारों साल लग जाएंगे। और वो हज़ारों साल आपकी नज़र से अगर देखा जाए, इंसानों की लाइफ बहुत छोटी होती है, आपकी नज़र से हज़ारों साल बाद आ रहा है कि नहीं, आपको मतलब नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में तो दोबारा नहीं आएगा। तो इसे कहेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको दोबारा से आने में हज़ारों साल लग जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं अगले पैरामीटर की, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन की नज़र से देखा जाए कि कौन से नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इस नज़र से देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं दो तरह के। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज कैन बी उबिक्यूटस। उबिक्यूटस का मतलब होता है जो रिसोर्सेज पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है उबिक्यूटस। और दूसरा है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड यानी कि बहुत कम एरिया में। रिसोर्सेज दैट कैन बी फाउंड एवरीवेयर लाइक एयर आर कॉल्ड उबिक्यूटस। जो नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह पाए जाते हैं, आप कहीं पे भी चले जाइए, जैसे कि हवा है, पानी है, धूप है, इन तमाम चीज़ों को कहा जाता है उबिक्यूटस रिसोर्सेज। उबिक्यूटस का मतलब होता है हर जगह जो चीज़ पाई जाए। अब दोज विच आर फाउंड ओनली इन सर्टेन प्लेसेस आर लोकलाइज्ड। जो नेचुरल रिसोर्सेज सिर्फ कुछ जगहों में पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है लोकलाइज्ड। अब जैसे कि
कॉपर की खदानें हैं, जो लोहे की खदानें हैं, आयरन ओर्स हैं, ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, ये कुछ खास इलाकों में पाए जाते हैं, तो इन्हें कहा जाएगा लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। तो ये तो बात हुई नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। अब डिस्कस करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको इंसानों ने बनाया है। Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. अब कई बार ऐसा होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं, उन चीज़ों का यूज़ हम तभी कर पाएंगे जब हम उनका फॉर्म चेंज करें, ठीक है, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस करें, तभी जाके हम उनका यूज़ कर पाएंगे। For example, iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. अब जैसे कि नेचर में क्या मिलता है, आयरन ओर यानी कि लोहे की खदानें मिलती हैं, लेकिन उन लोहे की खदानों का इंसान यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब उसके लिए यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आयरन ओर से पहले तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आयरन, लोहे की खदानों से आपको लोहा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा तमाम तरह के प्रोसेसेस करने से। अब जो लोहा आपके पास निकलेगा, उस लोहे से फिर आपको तमाम तरह की मशीनरी बनानी पड़ेगी, तमाम सब काम करने पड़ेंगे, तब जाके आप उस लोहे से कुछ ऐसा बना सकते हो जो इंसानों के काम आ सके। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक, अब लोग नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ जो करते हैं वो कई तरीके से करते हैं, जैसे तमाम तरह की बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए और व्हीकल्स बनाने के लिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको बताने के लिए कि ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। हम नेचर की ही चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो सीमेंट है, बालू है, जो ये सब तमाम चीज़ें हैं, ये सब हमें नेचर से मिलती हैं, और इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके, मॉडिफाई करके हम ब्रिज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, तमाम तरह की मशीनरी बनाते हैं। तो अभी तक हमने दो तरीके के रिसोर्सेज को डिस्कस किया। पहले थे नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरे थे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और अब तीसरे तरह का जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि हम इंसान खुद। पीपल कैन क्रिएट नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, कि जो लोग हैं, लोगों से ही नॉलेज बनती है, उन्हीं लोगों के स्किल से और उन्हीं लोगों की सोच से फिर टेक्नोलॉजी बनती है, और जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है तभी हमारे पास और नए नए रिसोर्सेज आते हैं, हम डेवलप कर पाते हैं। सो पीपल आर ऑल्सो ह्यूमन रिसोर्सेज। इस वजह से जो इंसान है, इंसान अपने आप में एक रिसोर्स है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब अगर इंसानों की बात करी जाए तो एजुकेशन कि जो सब लोगों को प्रॉपर एजुकेशन अगर दी जाए, और हेल्थ, ये दो बहुत ख़ास फैक्टर्स हैं कि ये इंसानों को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल बना देते हैं। अगर हेल्थ लोगों की सही रहे और उनको सही एजुकेशन मिले तो ह्यूमन रिसोर्स कहा जाएगा कि और बेटर हो रहा है। Improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. अब लोगों की जो स्किल है, ठीक है, लोगों की जो काबिलियत है, उस काबिलियत को इम्प्रूव करना और भी बढ़ाना, तो उससे क्या होगा, लोगों की जब काबिलियत बढ़ेगी तो और ज़्यादा रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, और ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी। तो इस चीज़ को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, की जो ह्यूमन रिसोर्स है, इस चीज़ को आप डेवलप कर रहे हो लोगों की स्किल बढ़ा के। और स्किल कैसे बढ़ती है, जब लोगों की हेल्थ सही रहती है और लोगों को एजुकेशन मिलती है। अब